जय हिंद मेरे प्यारे। तो आज के लाइव सेशन में सभी लोग का स्वागत है, वेलकम है। बहुत ही शानदार ये क्लास आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो मेरे प्यारे वो लोग, आज के क्लास में हम लोग का बहुत बेहतरीन सेशन है और बहुत शानदार चैप्टर है। चैप्टर नहीं, सॉरी, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप है ना। 10 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, याद रखिएगा। 10 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के टॉप 10 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो इस बात के लिए आप लोग तैयार रहेंगे क्योंकि ये जो क्लास होगा बहुत ही शानदार और जबरदस्त होगा। तो इसके लिए आप लोग लगातार बने रहेंगे और एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे और देखेंगे मेरे प्यारे बुआ लोग। तो आओ शुरू करते अपनी क्लास को बड़ी शानदार तरीके से, इस सेशन को। तो वो लोग याद रखिएगा, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ये है आपके लिए कि भारत पाकिस्तान के संबंध की मुख्य समस्याएं क्या है। भारत और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो मेन मुख्य समस्या क्या होता है, यानी भारत पाकिस्तान के संबंधों का मुख्य समस्या क्या है। तो याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच मेन समस्या का पहला चीज याद रखो बुआ, क्या है जी। सबसे पहली समस्या है सीमा विवाद, है ना। सीमा विवाद यानी हमेशा लेकर के यहाँ पे पाकिस्तान का मानना होता है कि एलओसी का उल्लंघन न करना। एलओसी जो हम लोग का बॉर्डर है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको लोग नहीं समझते हैं और वहां पे बार बार सीज फायर का उल्लंघन करते हैं। यानी हमारे देश में क्या करते हैं, वहां पे मिसाइल ठोक देते हैं। तो ये चीज हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पे हो जाता है कश्मीर मुद्दा। ये जो कश्मीर है, उनका कहना होता है कि बार बार कि कश्मीर मेरा है ना। कश्मीर की समस्या ये हमेशा से, जब से हमारा देश आजाद हुआ 1947 से ही, तब से ये समस्या है। कश्मीर की समस्या तब से चली आ रही है हम लोग के देश में। यानी पहली समस्या है सीमा विवाद, है ना। यहाँ में बॉर्डर को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत देखने को मिल जाता है। दूसरी बात है कि कश्मीर की समस्या हम लोग के यहाँ एक बड़ी समस्या देखने को मिल जाती है। तो दो समस्या समझ गए, यहाँ पे मूल समस्या, और इसी समस्या को लेकर के उसके बाद हमेशा से विवाद रहा है। और तीसरी बात कह सकते हो सिंधु नदी जल विवाद। तीसरी बात जो है हम लोग के पास, ये सिंधु नदी जल विवाद, सिंधु नदी जल विवाद, ये भी एक समस्या के तौर पे भारत और पाकिस्तान के बीच में देखने को अक्सर मिल जाता है। तो ये समस्या हो जाता है। तो समस्या क्या है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों की मुख्य समस्याएं क्या है। तो पहला सीमा विवाद है कि अक्सर कश्मीर का जो मसला के अंदर एक सीमा विवाद हो जाता है, बार बार सीज फायर का उल्लंघन करना। दूसरी बात होता है कश्मीर की समस्या, बार बार पाकिस्तान कहता है कश्मीर मेरा है और इसलिए थोड़ा सा विवाद उत्पन्न होता है। उसके बाद सिंधु नदी जल विवाद को लेकर के हमेशा से ही लड़ाई रहा है और इसके लिए शिमला समझौता भी किया गया था। तो बहुत सारी चीजें थी। और सिंधु नदी जल विवाद के जो हम लोग के पास 1960 में इसके लिए समझौता किए थे, लेकिन पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया था। तो 1965 में युद्ध का सामना करना पड़ा था, जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरीके से हम लोग हराए थे। तो ये सारी विवादें हैं। तो भारत पाकिस्तान के संबंधों की मुख्य समस्या क्या है, यानी भारत और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप होते हैं उसके अंदर मेन पॉइंट क्या है, मेन समस्या क्या है। तो आप लोग समझ गए, 3 समस्याएं, यही मेन समस्या है। तो इसको आप डिस्क्राइब कीजिएगा। तो आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप आपको ये बातें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है ना बुआ लोग। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहां देखिए आप लोग, ठीक है। एक घटना हो जाता है 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध, एक लेख लिखिए। यानी 9/11 की घटना को लेकर के एक निबंध लिखना है। 9/11 की घटना, बात समझिएगा आप लोग। 9/11 की घटना क्या है, देखिए कुछ नहीं, बात समझना है थोड़ी सी डिटेल में। क्या होता है कि 9/11 क्यों कहते हैं, 9/11 का मतलब क्या होता है बुआ लोग, याद रख लो। अमेरिका के अंदर अगर देखा जाए तो अमेरिकन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, अमेरिकन कैलेंडर के अकॉर्डिंग पहले क्या लिखा जाता है, पहले मंथ लिखा जाता है, फिर डेट लिखा जाता है और फिर ईयर लिखा जाता है, फिर ईयर लिखा जाता है। लेकिन भारतीय कैलेंडर में क्या जाता है भाई, पहले डेट लिखते हैं हम लोग, फिर मंथ लिखते हैं हम लोग और फिर हम लोग ईयर लिखते हैं, है ना। तो देखिए इस बेस पर 9 मतलब सितंबर, यानी सितंबर का महीना होगा 9वां महीना, है ना। यानी 11 सितंबर, 11 सितंबर, ध्यान से समझिएगा। 11 सितंबर 2001 को एक घटना हुआ, 2001 को एक घटना हुआ। अमेरिका के 4 विमानों को क्या कर लिया गया कि हाईजेक कर लिया गया। ध्यान से समझेंगे कॉन्सेप्ट को। अमेरिका के 4 विमानों को ऐसे हाईजेक कर लिया गया और 4 विमानों को हाईजेक करने के बाद 2 विमानों को ये देखिए, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का बिल्डिंग है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का बिल्डिंग है। 2 विमानों को ये जो विमान है
इसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाकर के टकरा दिया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी विश्व व्यापार केंद्र का एक बिल्डिंग था, एक टावर था, एक बड़ा सा बिल्डिंग था, उसमें ले जाकर क्या कर दिया गया, इसको इसमें टकरा दिया गया। आई होप आप लोग बातें समझ गए कि क्या हुआ, यहां पर इसको टकरा दिया गया। 2 विमान खत्म हो गए और रहा 2 विमान और बचा हुआ, जिसमें से एक विमान को उन लोग का मतलब था किस पर गिराने के लिए भाई, एक तो गिरा दिया रक्षा विभाग पर, रक्षा विभाग का जो मुख्यालय था अमेरिका का, उसके बिल्डिंग का नाम था पेंटागन, पेंटागन। तो एक को पेंटागन पर, किसके भाई, पेंटागन ना, पेंटागन पर, ठीक है, ध्यान से समझेंगे बातों को, पेंटागन पे एक को गिरा दिया, ठीक है। और एक जो विमान था उसको इन लोग का मतलब था कि वहां की कांग्रेस पर गिराना चाहते थे। कांग्रेस मतलब समझ रहे ना, यानी पार्लियामेंट, यानी अमेरिकी संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। तो अमेरिकी पार्लियामेंट पर गिराना था, लेकिन नहीं गिर पाया। क्यों? क्योंकि वहां सिक्योरिटी ज्यादा होने के कारण ये इसको पहले ही गिराना पड़ा। तो इसको पेंसिल है ना, पेंसिल्वेनिया, एक पेंसिल्वेनिया जगह है, ठीक है ना, पेंसिल्वेनिया के खेतों में एक विमान को गिराना पड़ा था। तो ये कॉन्सेप्ट जो था आपको समझ में आएगा कि 9/11 का घटना क्या था। 9/11 का घटना समझिए कि अमेरिका के 4 विमानों को हाईजैक कर लिया गया, जिसमें 2 विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में का जो बिल्डिंग था उस पर टकरा दिया गया, एक विमान को रक्षा विभाग का जो बिल्डिंग था पेंटागन उसमें टकरा दिया गया, और एक विमान को पेंसिल्वेनिया जो था खेत उसका, उसमें गिरा दिया गया। ऐसे में क्या हुआ कि 4 विमान वहां डिस्ट्रॉयड हो गए, और जिसके बाद अमेरिका को भी लगा कि भाई आतंकवाद, और इसका जिम्मेदारी कौन लिया, अलकायदा ने लिया इसका जिम्मेदारी, तालिबानियों और अलकायदों ने इसका जिम्मेदारी लिया कि हमने कराया है। और इसी के खिलाफ फिर बाद में चल करके अमेरिका ने अब अमेरिका को बात समझ में आया कि नहीं भाई आतंकवाद है। इतना दिन से भारत कह रहा था आतंकवाद है, आतंकवाद है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब ये घटना उसके देश में हुआ तो उसने कहा हाँ भाई सही बात है, आतंकवाद तो है ही। तो ये बातें थी 9/11 की घटना। तो आई होप इस पर आप लोग लेख लिख पाओगे, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 9/11 का घटना समझ में आ गया ना, तो ये 9/11 का घटना था। अब आगे यहां पे ध्यान से समझिएगा बातों को। तीसरा नंबर, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है। देखिए सरकार के द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग, यानी अन्य पिछड़े वर्ग यानी BC2 वाला या OBC के लोगों के लिए सरकार ने क्या फैसला उठाया है, ध्यान से समझेंगे हमारी बातों को। देखिए अनुच्छेद 340 में कहा गया है कि सरकार अन्य पिछड़ी जाति के लिए आयोग नियुक्त कर सकती है। पहली बार 1953 में काका कालेकर, है ना, काका कालेलकर की अध्यक्षता में इस प्रकार का आयोग नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने, है ना, 1399 जातियों को पिछड़ी जातियों में सम्मिलित किया। 1978 में बीबी मंडल, है ना, BP सिंह मंडल, यहाँ पे BP सिंह मंडल लिख देते हैं, सॉरी, बीबी मंडल की अध्यक्षता में इस आयोग में 3343 प्रजातियों को पिछड़ी जातियों में शामिल करने की सिफारिश की गई। कमीशन ने 27% नौकरियों में तथा पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित की बात की। देखो भाई, अन्य पिछड़ी जाति के कल्याण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है, तो आर्टिकल 340 में कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग कि अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जा सकता है, और इसके लिए उनके लिए एक आयोग की नियुक्ति की जा सकती है। और इसके लिए सबसे पहले 1993 में काका कालेलकर ने क्या किया था कि 1399 जातियों को बढ़िया से गिना और बताया कि ये लोग पिछड़े हैं। उसके बाद बीबी मंडल की अध्यक्षता में यह बताया गया कि 3343 प्रजातियां भी पिछड़ी में रहनी चाहिए, और इसके 27% रिजर्वेशन इनको नौकरियों में मिलना चाहिए, 27% आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। इसी के क्रम में क्या होता हुआ लोग कि 1998 और 99 से निम्न कार्यक्रम अन्य पिछड़े वर्ग के लिए शुरुआत किए जाते हैं। यानी 1998 और से 99 के बीच में पिछड़े वर्गों को बढ़ावा देने के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला दिए जाते हैं, ये होता है, ठीक है। और इसके लिए 1990 के अंदर BP सिंह की सरकार में इसको पास कर करके कानून बना दिया जाता है। क्या होता है भाई, पूर्व, है ना, परीक्षा पूर्व कोचिंग एवं अन्य पिछड़े वर्ग के उन लोगों को, बच्चों के लिए जिनकी आय और 1 लाख रुपए से कम होगा। यानी देखिए परीक्षा से पहले उनको कोचिंग पढ़ाया जाएगा जिनका इनकम जो रहेगा 1 लाख से कम रहेगा। तो एक चीज ये किया जाता है। दूसरी बात, अन्य पिछड़े वर्ग के लड़के लड़कियों के लिए हॉस्टल की उपयोग की जाएगी। यानी अक्सर देखिएगा तो हॉस्टल मिलता है जो पिछड़े जाति के लोग होते हैं, है ना,
उनको हॉस्टल दिया जाता है, जैसे आप लोग के पास भी हॉस्टल होंगे जो पिछड़ी जाति के लोग हैं। एससी एसटी की बात नहीं कर रहे हम लोग, ओबीसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ओबीसी के लिए भी हॉस्टल की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, यानी उनको छात्रवृत्ति दिया जाए ताकि वो लोग भी अपना डेवलप कर सकें। और उसके बाद पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, यानी मैट्रिक से पहले, यानी मैट्रिक से पहले छात्रवृत्ति और मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति मिलेगा, तभी तो उनका विकास होगा। सामाजिक और आर्थिक तथा शैक्षणिक दक्षता सुधारने के लिए कार्यरत और स्वच्छता संगठनों की सहायता करना, यानी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए इनको बहुत ज्यादा रिजर्वेशन और आरक्षण दिया जाएगा ताकि उनका विकास किया जा सके। तो ये आप समझ गए कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकार ने क्या काम किया, उनको छात्रवृत्ति की सुविधा दी, उनको कोचिंग की सुविधा दी, उनको हॉस्टल की सुविधा दी ताकि वो डेवलप कर सके। और उनको नौकरियों में 27% रिजर्वेशन की बात की गई और दी गई। तो ये चीजें थी, समझ गए ना बात। चलिए उसके बाद यहाँ पे टॉपिक है भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों का उद्देश्य की विवेचना कीजिए। अरे भारत का जो फॉरेन पॉलिसी होता है उसका मेन उद्देश्य क्या है, उनका मेन टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो पहली चीज समझिएगा, प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना होता है। यानी जो भी देश होते हैं सबका विदेश नीति होता है कि उनका राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की जाए, यानी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। दूसरी बात, अतः भारत की विदेश नीति का भी प्रमुख लक्ष्य अथवा उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति अथवा विकास करना। यानी प्रत्येक जितने भी राष्ट्र हैं उनका यही मूल मतलब हो जाता है कि भाई जो भी देश होते हैं सबका एक ही चीज होता है कि जो हित है, राष्ट्रीय हित है, उसका पूर्ति किया जाए और उसका विकास किया जाए। माने उस देश का जो भी नेशनल इशू है या उसका डेवलपमेंट करना है उस पर वो काम करे। सारे विदेश नीति में यही कहा जाता है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं। जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है इसके मेन लक्ष्य यानी प्रमुख टारगेट निम्नलिखित प्रकार से हैं। जैसे पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा समर्थन करना और आपसी मतभेदों को शांतिपूर्ण समाधान का प्रयत्न करना, यानी इंटरनेशनली तरीके से अंतर्राष्ट्रीय तौर पे शांति और सुरक्षा की बात करना, और जो भी आपस में मतभेद है, लड़ाई है, तो उसको बैठ करके सुलझाना, प्यार मोहब्बत से बतियाना। दूसरी बात होता है कि विश्वव्यापी तनाव और दूर करके परस्पर समझौते को बढ़ावा देना और संघर्ष नीति तथा सैन्य गुटबाजी का विरोध करना। यानी विश्वव्यापी तनाव, यानी जो दुनिया के अंदर जो तनाव है ना उसको दूर कर देना और उनके बीच में परस्पर समझौता को बढ़ावा देना। संघर्ष नीति और सैन्य गुटबाजी का विरोध करना, यानी जो संघर्ष की नीति है और सैन्य गुटबाजी का जो नीति है इसको विरोध कर देना है। तीसरा, शस्त्रों की होड़, विशेष रूप से आणविक शस्त्रों की होड़ के विरोध करना तथा व्यापक निशस्त्रीकरण का समर्थन करना। यानी भारत का फॉरेन पॉलिसी ये भी है कि जो शस्त्रों का होड़ लगा है कि तुम मिसाइल बनाओ, हम मिसाइल बनाए, इसको खत्म कर देना है। और विशेष करके जो आणविक हथियार है ना, परमाणु जो हथियार है उसको बैन करना और निशस्त्रीकरण की बात करना, यानी बिना शस्त्र के युद्ध किया जाए, शांति से, युद्ध नहीं बुद्ध के रास्ते पर चला जाए ताकि शांति लाया जा सके, इसके लिए कार्य करना। चौथा, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना ताकि राष्ट्र की स्वतंत्रता और अखंडता हर प्रकार से खतरे से रोका जा सके। यानी जो आपका नेशनल सुरक्षा है उस पर विशेष ध्यान देना है ताकि जो भारत की स्वतंत्रता है, अखंडता है, एकता है, उसको बरकरार रख सके, कोई भारत की सुरक्षा पर हमला ना कर सके, इस पर फोकस करना। पांचवा नंबर, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, नक्सलवाद, पृथकतावाद और सैन्यवाद का विरोध करना। यानी ये नहीं कि अब राजा देश चलाएगा, लोकतंत्र से देश चलेगा। उसके बाद उपनिवेशवाद मतलब दूसरे देशों के लगे यहाँ उपनिवेश नहीं कर सकते हैं। नस्लवाद यानी यहाँ काले गोरे का भेदभाव नहीं रहेगा। और यहाँ पे पृथकतावाद यानी मतलब अलगाववाद वाली बात नहीं कि कोई अलग राज्य कहे कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं, ऐसी विचार उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी, है ना। इस तरह से लोगों को रोका जाएगा। और सैन्य शासन नहीं होगी, सैन्यवाद मतलब सैन्य की शासन नहीं चलेगी, यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से देश चलेगी। पांचवा नंबर ये हो जाता है। छठवां नंबर हो जाता है स्वतंत्रता आंदोलन, यानी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना, लोकतांत्रिक संघर्ष और आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष और समर्थन करना, यानी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने का भी सिद्धांत है। उसके बाद शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और पंचशील आदर्श को बढ़ावा देना, यानी पंचशील समझौता 1954 में किया गया था, जिसमें बात हुआ था कि अन्य देशों पर हम लड़ाई नहीं करेंगे, उनके आंतरिक मामलों में नहीं घुसेंगे, उनके पर अटैक नहीं करेंगे, उनके किसी भी, हम अपना सह अस्तित्व बनाकर रहेंगे, शांतिपूर्ण रहेंगे। तो इसलिए इन चीजों पर फोकस करना है। आठवां नंबर है कि विश्व के सभी राष्ट्रों को विशेष तौर पर पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना, दुनिया से सबसे फ्रेंडशिप निभाना। और नौवां होता है राष्ट्र के बीच संघर्ष और वातावरण को कम करना, उन्हें आपसी सूझबूझ से मैत्रीपूर्ण संबंधों में बढ़ावा देना। यानी कोई भी देश अगर आपस में लड़ रहा है या
हमारा भी अगर उनसे संघर्ष है तो उनको वातावरण को बहुत कम करेंगे, शांति प्रिय देश बनाएंगे और अपने संबंधों को बेहतर करेंगे। उसके बाद 10वां है, एक लोकतांत्रिक विश्व में की स्थापना के लिए मानव अधिकारों की आवश्यक शर्तों के रूप में मान्यता दी जाने तथा उन्हें लागू किए जाने पर जोर देना। यानी लोकतांत्रिक विश्व की स्थापना की जाए, दुनिया में लोकतंत्र को स्थापित किया जाए, इसके लिए विशेष फोकस करना भारत का फॉरेन पॉलिसी है। उसके बाद विश्व स्तर पर आतंकवाद को समाप्त करना चाहता है, यानी भारत के फॉरेन पॉलिसी में भी है कि टेररिज्म को खत्म करना, आतंकवाद को खत्म करना है। आई होप आप लोग ये बातें भी समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे 2002 पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। देखिए बात समझेंगे, ठीक है ना। इसी को हम लोग गोधरा कांड कहते हैं, या सिंपल सा पूछ सकता है गुजरात दंगा या गोधरा कांड के बारे में लिखिए, ठीक है ना। जब गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? अपने मोदी जी हुआ करते थे, यानी प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, वो उस समय गुजरात के जब क्या हुआ करते थे? मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब गुजरात के वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो लोग, तो क्या होता था यहाँ पे ना, क्या हुआ था एक बार कि अहमदाबाद के पास में एक स्टेशन है जिसका नाम है गोधरा स्टेशन, ठीक है ना, गोधरा स्टेशन। अब अयोध्या से कुछ लोग आरएसएस के लोग एक ट्रेन से आ रहे थे, ट्रेन से साबरमती एक्सप्रेस थी। ट्रेन का नाम क्या था? साबरमती एक्सप्रेस था। साबरमती एक्सप्रेस जो ट्रेन था, उसी से आरएसएस से कुछ लोग अयोध्या से आ रहे थे। गोधरा स्टेशन पर ट्रेन रुकी और उस साबरमती जो ट्रेन थी, साबरमती जो एक्सप्रेसवे थी, उसके जिसमें आरएसएस के लोग बैठे हुए थे जिस बोगी में, उस बोगी को अच्छे तरीके से पूर्ण तरीके से बंद कर उसमें आग लगा दिया गया। और आग लगने की वजह से, देख रहे हैं आप लोग, आग लगने की वजह से इसमें बहुत सारे जो संघ सेवक लोग थे, है ना, जो आरएसएस के लोग थे, उनका निधन हो गया, मतलब उसमें उनका डेथ कर गए, यानी मर गए। मृत्यु के बाद वहां पे बहुत दंगा हो गया कि भाई इसको किसने कराया। तो एक खास कम्युनिटी के ऊपर एक इल्जाम लगा कि मुस्लिमों ने एक कारनामा किया होगा, ताकि इस तरह की चीजें हुई और वहां पे हिंदू और मुस्लिम में बहुत भयानक दंगे फैल गए और इसका असर धीरे धीरे मुंबई तक के इलाके तक फैला और इस दंगे में लगभग 1100 लोगों की जान गई बाद में चल करके, जिसमें अधिकतर मुस्लिम हुए। इसी कांड को गोधरा कांड कहा गया या गुजरात दंगा कांड कहा गया। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई कि गोधरा कांड क्या है, समझ गए ना गोधरा कांड क्या है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, यूरोपीय संघ की सैनिक ताकत का मूल्यांकन कीजिए। यूरोपीय संघ की सैनिक ताकत, समझोगे आप, समझिए इस चीज को। यूरोपीय संघ की सैनिक ताकत का मूल्यांकन, पहला बात कि सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोप संघ विश्व का सबसे बड़ा सेना है। यानी जो सैनिक ताकत की अगर बारे में बात करेंगे तो यूरोपीय जो संघ है, इसके मामले में सबसे ज्यादा सेना, सबसे मजबूत सेना इन्हीं लोगों के पास है। दूसरा, इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यानी अमेरिका अपने रक्षा, पूछेगा किस देश का रक्षा बजट सबसे अधिक है, तो अमेरिका का, और उसके बाद किसका है, तो यूरोपीय संघ का है। तीसरी बात है, यूरोपीय संघ के 2 देश है ना, ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी है। जो यूरोपीय संघ में शामिल देश हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास एटॉमिक एनर्जी भी है, एटॉमिक हथियार भी है और इनके पास वीटो पावर भी है, ठीक है ना। दूसरी बात है कि जो ब्रिटेन है, जो आपका ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन वो लोग आज यूरोपीय संघ से दूर हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये यूरोपीय संघ का जब सदस्य था तो दो देशों के पास वीटो पावर था और एटॉमिक एनर्जी थी, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अनुमान है कि इसके जखीरे में लगभग 555 परमाणु हथियार, यानी यूरोपीय संघ के पास लगभग 555 को एटॉमिक हथियार है भाई। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ विश्व का दूसरा स्थान है। यानी कहने का मतलब है कि अंतरिक्ष विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी के मामले में और संचार मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम के मामले में यूरोपीय संघ दुनिया का दूसरा बड़ा देश है, यानी अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे यही आता है यूरोपीय संघ का कम्युनिटी। तो आई होप यूरोपीय संघ का सैनिक मूल्यांकन से आपको पता चला यूरोपीय संघ कितना टेक्नोलॉजी में आगे है और इसके पास सैन्य ताकत कितनी है, ठीक है ना। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे दीजिएगा, ठीक है ना। आसियान की स्थापना कैसे हुई, इसका क्या मूल्य उद्देश्य था। देखिए आसियान का अगर फुल फॉर्म अगर आप देखोगे, आसियान, ठीक है ना, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी साउथ और ईस्ट, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को मजबूत करने के लिए, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को मजबूत करने के लिए एक संगठन बनाया गया, इसी का नाम है आसियान। तो आसियान की स्थापना समझ गए कि क्या उद्देश्य था, दक्षिण पूर्व जो एशियन देश है उनको डेवलप करना, उनको मजबूत करना, उनको शक्तिशाली बनाना, ये उद्देश्य था। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए ये जो हमारा वर्ल्ड है, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं, तो ये दुनिया में ध्यान से समझेंगे हमारी बातें, है ना कि कहते हैं ना कि ये दुनिया इधर जाने का नहीं, तो बात समझो, ये चीजें हैं यहाँ पे,
यहाँ पे ये इधर चाइना को छोड़ देंगे, यहाँ म्यांमार तक ये पूरा आप लोग का आसियान है, ये आपका आसियान है, यही आपका आसियान है, आसियान है, याद रखिएगा ये आसियान है, ठीक है ना। तो ये आसियान जो हम लोग का एक देश है, ठीक है ना, ये जो हमारा आसियान देश है, तो ये आसियान में कुल मिलाकर के 11 कंट्री आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया और पूर्वी तिमोर। अभी पूर्वी तिमोर कुछ महीने पहले ही शामिल हुआ आसियान के देश के अंदर। तो ये आसियान है, इस आसियान के बारे में थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं और बातें समझ लेते हैं। वो याद रखिएगा, आसियान की स्थापना और इसका उद्देश्य ध्यान से समझिए कि 1967 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक में घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। यानी आसियान की जब स्थापना हो रही थी तो केवल 5 कंट्री थे, ठीक है ना, 5 कंट्री थे। दूसरा बात, इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। यानी मेन उद्देश्य था कि आर्थिक डेवलपमेंट कीजिएगा तो क्या होगा भाई, इसी के माध्यम से उसका सामाजिक और सांस्कृतिक भी डेवलपमेंट हो जाएगा। तीसरा है कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के नियमों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और अस्तित्व को बढ़ावा देना, इसका अन्य उद्देश्य है। यानी कानून के शासन को बढ़ावा दिया जाए, संयुक्त राष्ट्र के नियमों पर आधिकारिक रूप से समझा जाए और क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा दिया जाए, इसका मूल उद्देश्य होता है। यूरोपीय संघ के समान खुद को अधिराष्ट्र संगठन बनाना और उसके समान अन्य व्यवस्थाओं को हाथ में लेना उसका लक्ष्य नहीं था। यानी कहने का मतलब था व्यवस्थाओं को हाथ में लेने का उसका लक्ष्य नहीं था। जैसे यूरोपीय संघ है, उस प्रकार से अपने आप को शक्तिशाली जरूर बनाना है, लेकिन उसकी तरह कार्य नहीं करना है, अपनी व्यवस्था बेहतर करना है। यह राष्ट्रों के बीच अपने अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप रखना सबसे बड़ा उद्देश्य था। यानी इनका मूल उद्देश्य यह भी था कि जो राष्ट्र थे अनौपचारिक तरीके से टकराव रहित रहें, सहयोगात्मक और मेल मिलाप से रखना यह बड़ी उद्देश्य था। चौथा, राष्ट्र सार्वभौमिकता सम्मान करना और इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। यानी राष्ट्र, सभी राष्ट्रों का सबका सम्मान करना, सार्वभौमिक राष्ट्रों का सम्मान करना, इसका मूल उद्देश्य है। उसके बाद ध्यान से आगे चलते हैं क्वेश्चन के नंबर 8वें नंबर पे, वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया, भारत कैसे वैश्वीकरण के प्रभाव में आया, यहां से क्वेश्चन समझेंगे आप लोग, ठीक है ना। भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव यानी ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट कैसे पड़ा, है ना। तो पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों की आवाजाही से भारतीय इतिहास कई सदियों का है ना। औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मंसूबों के परिणाम स्वरूप भारत का आधार वस्तुओं के कच्चे माल के निर्यातक तथा बने बनाए सामानों का आयातक देश था। आजादी हासिल करने के बाद ब्रिटेन के साथ अपने इन अनुभवों को सबक लेते हुए हमने फैसला लिया कि दूसरे पर निर्भर रहने की बजाय खुद सामान बनाया जाए। हमने यह भी फैसला किया कि दूसरे देशों के निर्यात की अनुमति नहीं होगी ताकि हमारे अपने पादक चीजों को बनाना सीख सके। इस संरक्षणवाद के कुछ नई दिक्कतों पैदा हुई, कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई तो कुछ जरूरी क्षेत्रों में जैसे स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक क्षेत्र शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितने वे हकदार थे। भारत में आर्थिक वृद्धि की दर धीमी होती चली गई। तो इसलिए क्या किया गया भाई कि भारत में वैश्वीकरण किया। देखिए भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या हुआ। सबसे पहले वैश्वीकरण का मतलब आप लोगों को पता है, विश्व के दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ जोड़ देना ही विश्व का क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। तो भारत में इसका प्रभाव पड़ा। शुरुआती दौर में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम वैश्वीकरण को बढ़ावा नहीं दे रहे थे, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं संरक्षणवाद की बात कर रहे थे कि दूसरे देशों के सामान को हम नहीं मंगाएंगे, हम अपने देश में ही सामान को बनाएंगे ताकि हमारा विकास हो सकेगा। लेकिन ऐसे में देखा गया कि बहुत सारा हमारा जो क्षेत्र था पिछड़ गया, जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, प्राथमिक शिक्षा में हम लोग ज्यादा मतलब पिछड़ेपन में आ गए। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ा, फिर से ये वैश्वीकरण को लाना पड़ा और इस वैश्वीकरण का प्रभाव हमारे देश पर पड़ा। इस वजह से वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा और हमारा देश आज वैश्वीकरण से ज्यादा ही जूझता है। यानी हमारी बहुत सारी विदेशी कंपनियों का हमारे यहाँ ज्यादा आवागमन हो गया है। हम लोग कहने का मतलब आयात तो बहुत है हमारे देश में, मतलब आयात बहुत कर देता है देश हमारे पास, लेकिन हम लोग के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं कि हम लोग निर्यात कर सके, तो थोड़ा सा कम निर्यात हो पाता है। इसलिए थोड़ी सी हम लोग को ये प्रभावित करता है। प्रभावित ये भी किया कि हम लोग विकसित हुए, धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसका ये भी फायदा हुआ, ठीक है ना। वामपंथी और दक्षिणपंथी के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, भारतीय राजनीतिक दलों को ध्यान में रख करके दोनों के रुझानों को स्पष्ट कीजिए। देखिए वामपंथी एक ऐसी विचारधारा है जो सीधे सीधे कम्युनिज्म विचारधारा के साथ होती है, मार्क्सवादी विचारधारा, लेनिन की विचारधारा पर चलती है, जिसमें गरीबों के हक के बारे में बात की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि भाई गरीब के लिए सरकार योजना चलाए, गरीब के हक में काम करे, इसी को वामपंथी विचारधारा कहते हैं। और इनका सीधा सीधा मसला होता है कि अगर हक मांगेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो लड़ेंगे, ठीक है ना, अगर मांगने से नहीं मिलता है तो छीन के लो, यही इनकी विचारधारा हो जाती है। लेकिन दक्षिणपंथी कहीं ना कहीं, और ये लोग मतलब अपने देश के बारे में बात करते हैं, दक्षिणपंथी खुला विचारधारा का देश होता है, ये उद्योग और बड़े लोगों को बढ़ावा देता है, ऐसा लोगों का मानना होता है। वामपंथी विचारधारा में कम्युनिस्ट पार्टी आ जाएगा, अर्थात जो कांग्रेस है, ये सारे वामपंथी विचारधारा में आ जाते हैं। दक्षिणपंथी विचारधारा ऐसी विचारधारा जिसमें खुले द्वार की नीति, एक तरीके से आइए देश में व्यापार कीजिए, उद्योग धंधा व्यापार को ज्यादा बढ़ाइए, ये दक्षिणपंथी विचारधारा होता है। और इस दक्षिणपंथी विचारधारा की अगर पार्टी में बात करेंगे तो शिवसेना और भाजपा इसकी मूल पार्टी हो जाती है। आई होप आप लोग ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, प्रथम एफ्रो एशियाई एकता का सम्मेलन कहां और कब हुआ, इसकी कुछ विशेषताओं को बताइए। देखिए एफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन इंडोनेशिया के एक बड़े शहर बांडुंग में हुआ था, 1955 में हुआ था, जिसमें नेहरू जी का योगदान था। और इन लोगों का कहना था, एफ्रो एशियाई नेता जो थे,
कि अफ्रीका और एशिया को मिल करके कार्य करना चाहिए, क्योंकि यूरोप और अमेरिका तो आपस में भाई लड़ रहा है कह सकते गुट, दो गुटों में। तो हम लोग एक ऐसा गुट बनाए जो गुट निरपेक्ष हो। इसके लिए एफ्रो और एशियाई संगठन की बात की गई 1955 में, ठीक है ना। इसकी विशेषता क्या थी? आमतौर पर इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, यानी इसे हम लोग आमतौर पे एफ्रो एशियाई सम्मेलन को बांडुंग सम्मेलन भी कहते हैं। इस सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलनों की नींव पड़ी। इसमें कहा गया गुट निरपेक्षण के जो आंदोलन था इसका नींव पड़ा। इस सम्मेलन के भाग लेने वाले दो देशों ने इंडोनेशिया से नक्सलवाद, खासकर दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किया। यानी एफ्रो एशियाई एकता में जो लोग भाग लिए इस सम्मेलन में, इन्होंने रंग भेद के खिलाफ लड़ा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज्यादा जो अफ्रीकन कंट्री थे वहां पे रंग भेद था, है ना, काला गोरा का भेदभाव था। तो इसके लिए इस एफ्रो एशियाई सम्मेलन में लोग भाग लिए, तो इस पर काम किए। और यही एफ्रो एशियाई सम्मेलन जो था आगे चल करके इसके ही लोग आपस में मिलकर के एक गुट निरपेक्ष देश का निर्माण किए, जो उनका मतलब था कि हम शीत युद्ध में ना प्रथम गुट के साथ है ना दूसरे गुट के साथ है, हम लोग गुट निरपेक्ष हैं, हम लोग शांति और अस्तित्व की बात करेंगे। तो इस प्रकार से प्रथम एफ्रो एशियाई सम्मेलन के बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा। आया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।